जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट के अंतर्गत 2016 में एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने 2019 के जो सारे टॉपिक है उसको कवर कर लिए थे, साथ ही 2017 के सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे और 2016 के बाल विकास, हिंदी और अंग्रेजी गणित के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण के अंतर्गत 29 प्रश्नों को जो 2016 में पूछे गए थे। तो जिन भी दोस्तों को हमारा ये वीडियो देखना है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर जो है इन सारे वीडियो जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है, मतलब प्राथमिक स्तर के लिए है और पर्यावरण के 30 प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। यहाँ पर देखो चित्र में क्या दिया गया है, 7 तारे दिए हुए हैं। तो इन 7 तारों में से क्या करना है, हमको 2 तारे को पहचानना है और उसको आगे बढ़ाना है, जिससे हमको क्या करना है, ध्रुव तारे को पहचान आ जा सके। तो ऑप्शन ए में देखो 1 एवं 2 दिया है, ऑप्शन बी में 6 एवं 7, ऑप्शन सी में 3 एवं 4 और ऑप्शन डी में 5 एवं 6। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या करना है, मतलब कि यहाँ पर देखो 6 एवं 7, इस वाले तारे को आगे बढ़ाना है और इस वाले तारे को आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या है, ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत, ऑप्शन में क्या दिया गया है 20%, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है 30%, ऑप्शन सी में 10% और ऑप्शन डी में 5%। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है 10% क्या होता है, भोजन संस्करण में स्थानांतरित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123। तो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनका निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, का अनुकरण करना, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, और ऑप्शन डी में विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन क्या बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर छात्रों के द्वारा क्या करना है, पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हमको आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना है और उनके निरीक्षणों को क्या करना है, विश्लेषण करना है। तभी क्या होगा, उनके लिए प्रदर्शन के लिए ये एकदम मतलब उसे सरल तरीके से समझाया जा सकता है। तो ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, ऑप्शन बी तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना और ऑप्शन सी है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। यहाँ पर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की बात हो रही है ना, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण। तो इसमें क्या है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए सभी आवश्यकता है, क्या स्वच्छता भी बनाए रखना ये भी आवश्यकता है, तालाब सरोवर को दूषित होने से भी बचाना ये भी आवश्यकता है, और जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या है, हमारे पर्यावरण को लाभ है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 125। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए एक शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना और नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, और उत्तर इसमें ऑप्शन डी में शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो विद्यार्थियों को क्या करना है, सक्रिय अधिगम का अनुभव जितना ज़्यादा उपलब्ध कराएंगे उतना विद्यार्थी जो है सीख जाएगा। और दूसरी बात अगर हम करेंगे आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना ये भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, और ये तो भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम का अनुभव उपलब्ध कराना है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। देखो सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है, क्या क्या है, बाल विवाह ये भी है, दहेज प्रथा भी है, बाल श्रम भी है। तो यहाँ पर जो सामाजिक बुराइयों के उदाहरण क्या हो जाएगी, उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त तीनों क्या है, बुराइयों के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 127। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में इसमें क्या करना है, जागृत करना चाहिए, क्योंकि पानी का रंग साफ करने के लिए, या फिर कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि फिटकरी डालने के लिए। ठीक है, तो फिटकरी डालने के लिए ये तो पानी का रंग साफ करने के लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
कठोर जल, मृदु जल ये भी नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन में हमको क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल आंसर क्या है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला प्रश्न की ओर देख चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 128, धूम्रपान से होता है इस पर हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, ब्रोंकाइटिस। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ में ब्रोंकाइटिस भी होता है, और क्या होता है, हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि। तो यहाँ पर जो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है, परंतु क्या होता है, लवण युक्त जल में तैरता रहता है। तो यहाँ पर बोला जाए, देखो सामान्य पानी में डूब जाता है और क्या बोला जाता है, लवण युक्त जल में तैरता है। क्योंकि देखो लवणीय जल का जो घनत्व तो सामान्य जल से अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद जो है लवणीय जल में नींबू का घनत्व तो बढ़ जाता है, या सामान्य जल का घनत्व जो है लवणयुक्त जल में अधिक होता है, और नींबू का घनत्व जो है लवणयुक्त जल में कम हो जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है देखो कि लवणीय जल का जो घनत्व क्या होता है, सामान्य जल से अधिक मतलब अधिक होता है। ठीक है, जो लवण वाले जल का अधिक घनत्व जो है अधिक होता है। तो इसी कारण क्या होता है, जो नींबू जो है सामान्य पानी में डूब जाता है, परंतु लवणयुक्त जल में नहीं डूबता। ठीक है, यही इसका कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 130 में दिया है, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं, ठीक है, तथा उससे कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, तो उनका संभावित उत्तर क्या होगा। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक झुंड में हाथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लगभग अभी तक 5 बार, जितने बार सीजी टेट का एग्जाम हुआ है, 2011 की बात करें, 2014, 16, 17 या 19 की, तो इसमें से ये 3 बार आ चुका है। तो इसको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, मतलब कि यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कूट में दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ए एवं बी दिया है, ऑप्शन बी में ए एवं सी दिया है, ऑप्शन सी में बी एवं डी दिया है, और डी में सी एवं डी दिया है। तो इन में हमसे क्या करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इनका जो 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सी एवं डी। मतलब कि क्या है, एक झुंड में हाथिनियों और बच्चों की जो संख्या कितनी भी हो सकती है तो सही है, और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हाथिनी पूरी झुंड की नेता होती है, ये सही बात है। तो ये सी और डी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कूट में दिया है, तो ये वाला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बच्चों को कहें कि देखें कि पक्षी अपनी जो गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के जो संबंध में उनका जो संभावित उत्तर होगा। तो अब देखो क्या बोला जाए, वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखें जो पुतली स्थिर होती है, पक्षियों की आंखें जो है छोटी होती है, उनके कान के पंखों से ढके होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो पक्षी जो अपनी गर्दन का बहुत अधिक हिला सकते हैं, क्यों हिला सकते हैं, तो उसके कारण है, उसके कारण के संबंध में जो उसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है कि पक्षियों के मतलब कि इसका जो है पक्षियों की जो आँख की पुतली होती है वो स्थिर होती है, इसी के कारण क्या होती है, वो इधर उधर हिलाते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 में देखो एक नंबर। तो 132 में क्या दिया गया है, यदि एक नक्शा आपके सामने है, ठीक है, तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। नक्शा के सबसे ऊपरी भाग में, नक्शा के सबसे आधारी भाग में, आपके दाहिने हाथ की ओर, या आपके बाएं हाथ की ओर। तो ये देखो फ्रेंड, जब भी हम कोई मतलब कि इसमें क्या देखते हैं, नक्शा देखते हैं। ठीक है, तो नक्शा देखने के बाद हमको एक चीज़ याद रखना है कि हमको उसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि उसमें दिशा, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। तो हम बात कर रहे थे नक्शे की। ठीक है, तो नक्शे में क्या होता है कि देखो उसमें जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये नक्शा हो गया। ठीक है, नक्शे में क्या होता है कि ये किधर होता है, नॉर्थ हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये साउथ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, ये ईस्ट हो गया, और ये किधर हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो पूर्व दिशा की बात हो रही है, तो ये आपके दाहिने ओर, मतलब आप यहाँ पर खड़े हो तो किधर हो जाएगा, ये दाहिने ओर, नक्शे की मतलब कि किधर, आपके दाहिने ओर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 123, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का जो उद्देश्य है क्या है। प्रत्यक्ष स्तर पर अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना, और जो है ऑप्शन डी में क्या दिया गया यहाँ पर, घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या करना है, प्रत्यक्ष जो है हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 134 में, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए जो ऊर्जा का स्रोत, प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए सूर्य है, ऑप्शन बी जो है हरे पौधे है, ऑप्शन सी जो है महासागर है, और ऑप्शन डी जो है वन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी प्रकार के, ठीक है, मतलब कि तंत्रों के ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत बात हो रहा है ना, सभी प्रकार के क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, तो जो सूर्य जो क्या है सभी प्रकार के ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत है। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए सूर्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, आकाश में तड़ित की घटना होती है जब 2 बादल
विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापन करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, इसी कारण क्या हो जाती है यहाँ पर त्वरित की घटना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग में किसमें मदद मिलती है। तो ऑप्शन यह विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, और ऑप्शन डी जो है अध्याय को मजेदार एवं रोचक बनाने में। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, एक चीज़ है कि क्या बोला जा रहा है, ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, तो रोचक बनाने में हम किसमें मदद मिलती है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर जो विश्व की प्रकृति की कल्पना करना है और उसको क्या करना है, दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। तो ये हमारा उत्तर है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना चाहिए, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, और ऑप्शन डी जो है विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तो यहाँ पर देखो इसमें बोला जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख उद्देश्य एनसीएफ 2005 की, हम अगर पर्यावरण पढ़ाते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना ही इसमें क्या है, सही उत्तर है। बाकी इसमें क्या है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ पर ये वाला महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 138। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, और ऑप्शन डी है जीवों के प्ले कार्ड बनाना, और उसमें क्या है कि विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या करना है, जीवों को प्ले कार्ड बनाना है और विद्यार्थियों के समूह को एक विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहना, यही है इसका सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम इसको क्या कर देते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 139। तो देखो क्या दिया गया है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, और जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, जो उपपचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है, और जो कि पेशियाँ क्या करती है, पेशियाँ बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखती है। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें विटामिन की बात हो रही है। ठीक है, तो विटामिन के अंतर्गत इसमें क्या है, जो न्यूनतम रोगों से बचाता है और क्या करते हैं, अल्प मात्रा में हमारे बॉडी के लिए ये आवश्यक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 140। तो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, या घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। ये भी 2 बार लगभग एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, घास के मैदान का जो पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसमें अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 में, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता। तो देखो बच्चों का फैक्ट्री में काम करना ये तो है, ठीक है, बच्चों का राशन की दुकान में काम करना ये भी है, बच्चों का होटल में काम करना ये भी है, उसके बाद जो बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना, मतलब अपने घर में काम करना, तो ये क्या है, बाल श्रम में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ये बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी है बांधों का निर्माण, ऑप्शन सी है पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, और ऑप्शन डी जो है बांस में टोकरी चुनना, और ऑप्शन सी है गिरी हुई पत्तियों में से पत्थर बनाना। ऑप्शन उसके बाद जो है ये इन सारे ऑप्शनों में से क्या करना है, यहाँ पर जो कूट वाला दिया है तो इन सभी ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका जो आंसर जो है ऑप्शन सी, मतलब कि ए बी एवं सी तीनों है। क्या होता है कि देखो खनन के लिए भी क्या होता है कि जो बिन क्रियान्वयन वनों के विनाश के लिए खनन के माध्यम से भी वनों का विनाश होता है। बांधों का निर्माण से भी बहुत ज़्यादा वन क्या होता है कि उसके मतलब उस एरिया को खाली करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है कि लकड़ियों मतलब पेड़ों को काटना पड़ता है, ये हो गया। पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी जो है इसका ए बी सी एवं सही उत्तर है। ठीक है, या उसके बाद जो है हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143। तो देखो क्वेश्चन नंबर 143 में, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है,
तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का जो पानी है, ठीक है, एक्वेरियम का पानी क्या है, खनिज रहित है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, मछली के तैरने योग्य नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उसमें ऑक्सीजन रहित है, इसी के कारण वो मछली मरने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्या दिया, 144 में एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। ठीक है, अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखो, इसको पढ़ने के बाद क्या बोला जा रहा है, निम्न में किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। तो डेंगू एवं आई फ्लू, टाइफाइड एवं हैजा, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर, और ऑप्शन डी जो है चेचक एवं मलेरिया। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, विटामिन ए किससे सबसे अधिक होता है, किसमें सबसे अधिक होता है, अमरूद में, गाजर में, नींबू में या सेब में। तो ये तो सभी जानते हैं, ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गाजर में विटामिन जो है ए जो है सबसे, मतलब उसकी जो मात्रा है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो देखो, अफीम, मार्फिन, हेरोइन में मेथोडीन आदि किसके उदाहरण है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है संदमक एवं ट्रैंक्विलाइजर का, ओपिएट एवं नार्कोटिक्स का, उद्दीपक का, या हेलुसिनोजेंस का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ओपिएट नार्कोटिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 147। तो वह शब्द समूह जिसमें शब्द जो है घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, कौन सा जो है, लव, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, एनीमिया, मच्छर जो है मलेरिया, एनीमिया, लव, और लव, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, मलेरिया, एनीमिया, मच्छर या रक्त। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसमें क्या है, मच्छर, मच्छर से मलेरिया होता है, फिर एनीमिया, फिर क्या होता है, लव, उसमें क्या है, कमी होती है, आयरन की कमी होने लगती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148। एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसको नाम बताएगा, किसका नाम बताएगा। और इसमें क्या दिया गया है, अमोनिया कल उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, पोटेशियम, इसके बाद जो पोटेशिक उर्वरक, कंपोस्ट उर्वरक। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नाइट्रेट उर्वरक। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, अपने परिवार को समझना, समाज को पर समझना, या समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, और समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। तो इसमें हमको क्या करना है, देखो, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसको समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण, अंतरिक्ष में बाएं से दाएं ओर की गति के कारण, और या आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति के कारण। तो यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है, अपना जो आकार बदलता है वो किसके कारण बदलता है, पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा के कारण। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया पर्यावरण के 30 प्रश्न। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,